हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने ठीक है तुम्हारा ग्रुप 13 शुरू किया था। अब उसी फर्दर प्रिपरेशन ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले बोरॉन। तो सबसे पहले फ्रॉम बोरैक्स, ठीक है। तो अब देखो साथ साथ रिएक्शन बनाता भी दे, हम लोग देख चुके हैं, उसको बनाना भी सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहला आता है बोरैक्स, क्या होता है तुम्हारा Na2B4O7.10H2O, ठीक है। तो अगर मैंने Na2B4O7 की हाइड्रोलिसिस की H2O के साथ, तो क्या बनेगा भाई, Na प्लस है और B प्लस 3 में है, तो तुम्हारा क्या बनेगा H प्लस OH माइनस। तो क्या बनेगा NaOH प्लस H3BO3, ये बताया था। अगर Na2B4O7 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा NaOH प्लस H3BO3। और फिर ये बताया था कि ये बेस है, ये एसिड है, ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको मुझे आपस में रिएक्ट करने से बचाना है तो मैं साथ में इसके क्या डाल दूंगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे अगर मान लो मैंने HCl डाल दिया, तो अब ये NaOH इसके साथ रिएक्ट करने के बजाय किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, और NaOH प्लस HCl क्या दे देगा, NaCl। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ये तीनों एक साथ लिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें पहले इन दोनों को देखो। Na2B4O7 प्लस H2 ने क्या बनाया, NaOH प्लस H3BO3। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि ये एसिड, ये बेस। अगर इसको इससे रिएक्ट करने से बचाना है तो मैंने एक साथ में क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl। तो अब NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl। तो तुम्हारा फाइनली अगर मैं इस दोनों रिएक्शन कंबाइन करके लिखूं तो मैं क्या लिखूं, Na2B4O7 प्लस H2O प्लस HCl क्या देगा, NaCl प्लस H3BO3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब मैंने क्या किया, H3BO3 को स्ट्रांगली हीट कर दिया। तो H3BO3 को अगर स्ट्रांगली हीट कर दोगे तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता था, B2O3 प्लस H2O। फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता था, B2O3 प्लस H2O। एंड देन ये जो B2O3 बना, ये जो B2O3 बना, इसको मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया, जैसे Mg। तो ये Mg क्या करेगा, खुद का तो ऑक्साइड बना देगा और बोरॉन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तीनों रिएक्शंस को अलग अलग देख, तुम्हें एक साथ लिखने के लिए आएंगे, लेकिन एक एक रिएक्शन तुम्हें बनानी आनी चाहिए। जैसे पहले ये वाली Na2P4 प्लस H2 NaOH प्लस H3BO3। अब साथ में HCl पड़ा है तो NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaCl। तो फर्स्ट रिएक्शन ये आएगी। सेकेंड रिएक्शन जो H3BO3 बना, इसको हीट करोगे तो H3BO3 हीट करने पे क्या बनाता था, H2B4O7 बनाता था, HbO2 बनाता था, और लास्ट में जाके क्या बनाता था, B2O3। तो लास्ट वाला स्ट्रांगली हीटेड पे क्या बनाएगा, B2O3। अब ये जो B2O3 बना, इसको मैंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे Mg और Na, इससे रिएक्ट कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करेगा तो अपना ऑक्साइड बना लेगा और बोरॉन को क्या कर देगा, अलग। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट फ्रॉम डाइबोरेन, अगर तुम B2H6 का हीट करोगे तो क्या करेगा, ये बोरॉन प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इसको हम लोग पढ़ेंगे। और खासकर इसको हम लोग पढ़ेंगे इन मेटलर्जी, ठीक है। इन मेटलर्जी में आएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम की मेटलर्जी, वहां पर जाके पढ़ते हैं, हॉल्स हेरोल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। इसको जाके हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे, अभी के लिए इसके लिए एक पेज छोड़ दो लगभग, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा जो कंपाउंड आता है दैट इज बोरिक एसिड, क्लियर है। अब बोरिक एसिड की सबसे पहले प्रिपरेशन देखो, Na2B4O7 प्लस H2O। तो Na2B4O7 प्लस H2O अभी बताया था, Na प्लस B प्लस 3 H प्लस OH माइनस। तो बताओ भाई, NaOH प्लस H3BO3। अब H3BO3 प्रिपेयर तो हो गया है, लेकिन अगर मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो इसको रिएक्ट करने से बचाना है तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो। जैसे उस केस में HCl डाला था, यहाँ H2SO4 ले लो। तो अब ये NaOH इसके साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2SO4। तो फाइनली तुम्हारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, Na2SO4 प्लस H3BO3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट B2O3 की हाइड्रोलिसिस, बताओ भाई, ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसका ऑक्सी एसिड BCl3 B प्लस 3 Cl माइनस 1 H प्लस OH माइनस, क्या बनेगा भाई, BOH होल थ्राइस, या फिर इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, H3BO3।
प्लस HC। क्लियर है? B2H6 B+3 H माइनस H प्लस OH माइनस BOH होल थ्राइस, या फिर इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं H3BO3 प्लस H प्लस H माइनस मिलके क्या बना देगा H2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट आता है तुम्हारा एसिडिक नेचर। तो अब ध्यान दो, बोरिक एसिड के बारे में तुम्हें बताया था। बोरिक एसिड का अगर तुम देखोगे BOH OH OH, इसके पास क्या आता है कि वेकेंट p ऑर्बिटल। तो वेकेंट p ऑर्बिटल आने की वजह से ये तुम्हारा अरेनियस एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है, ये H प्लस डोनेट नहीं करेगा। इट बिहेव्स लाइक अ लुइस एसिड, और लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है मतलब ये क्या करेगा, एक्सेप्ट लोन पेयर। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट लोन पेयर। जैसे अगर मान लो मैंने बोल दिया BOH होल थ्राइस की रिएक्शन या H3BO3 की रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराई, तो ये इसको H प्लस डोनेट नहीं करेगा। क्या करेगा, इसके ऊपर जो OH माइनस है, ये लोन पेयर है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल पे इसने क्या किया, अटैक किया। तो वेकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा, BOH4 माइनस Na प्लस। क्लियर है? इट does not behave like a Arrhenius acid, it behaves like a Lewis acid, is accepts lone pair, और इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 1। क्लियर है? ये सिर्फ एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी, 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, ठीक है। एसिडिक नेचर क्या है, बिहेव्स लाइक अ लुइस एसिड, इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दो। इस पॉइंट क्या है, ध्यान दो। जब हम लोग H3BO3 की टाइट्रेशन कराते हैं NaOH के साथ, टाइट्रेशन ऑफ H3BO3 विद NaOH, तो होगा क्या, देखो टाइट्रेशन लोगों ने पढ़ रखा है, में क्या करेंगे, H3BO3 को नीचे लिया और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, NaOH। ये पढ़ा था, इस पे क्वेश्चंस भी करे थे, एंड पॉइंट निकालते थे, याद है कि नहीं याद है? तो कोई भी शार्प एंड पॉइंट नहीं आता है। क्लियर है? एक शार्प एंड पॉइंट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, ध्यान दो, क्योंकि NaOH प्लस H3BO3, पहली बात तो ये वीक एसिड है, और दूसरी बात वीक लुइस एसिड है। तो जनरली क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है आगे जाने की टेंडेंसी इसकी क्या होती है, कम होती है। बाकी कोई भी एसिड बेस रिएक्शन है उसकी आगे जाने की टेंडेंसी पूरी इरिवर्सिबल। क्या बताता है टाइट्रेशन में कि कोई भी एसिड बेस है तो उसको रिवर्सल मानोगे, लेकिन ये वीक है प्लस साथ में लुइस एसिड है। तो ये एक ऐसा एसिड बेस टाइट्रेशन है जिसकी आगे जाने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से इट डज नॉट गिव अ शार्प एंड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है टाइट्रेशन ऑफ H3BO3 विद NaOH डज नॉट गिव अ शार्प एंड पॉइंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अब करना क्या है, अब अगर हमें इसका टाइट्रेशन करना है तो हमें शार्प एंड पॉइंट लाना पड़ेगा, और शार्प एंड पॉइंट लाने के लिए इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग मिक्सचर में क्या डाल देते हैं, वी एड सिस डाइऑल इन द मिक्सचर। देखो अब इससे क्या होगा, सिस डाइऑल क्या है, देखो CH2OH CH2OH, ठीक है, दिस इज सिस डाइऑल। और सिस डाइऑल जब तुम मिक्सचर में डालोगे तो क्या होगा, देखो CH2OH CH2OH, एक और मॉलिक्यूल ले लो, और ये जो BOH4 माइनस बना, ये तो सिस डाइऑल क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता, देखो होगा क्या, इसका H इसका OH, इसका H इसका OH, इसका H इसका OH, ठीक है, इसका H इसका OH, ठीक है, ये आपस में कंबाइन करके H2O 4 रिमूव हो जाएंगे, और 4 H2O रिमूव हो जाएंगे और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। देखो ध्यान से, CH2O B, और यहां पे क्या आया, B, ठीक है, और O
CH2OCH2। क्लियर है, आया समझ में? ये क्या करोगे, सिस डाइऑल जो मिक्सचर में डालोगे तो जो BOH4 माइनस बना है इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा। और ये अगर तुम रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो रिएक्शन किधर भागेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, और रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा तो तुम्हारा शार्प एंड पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से पूरी थ्योरी सुनो। Titration of H3BO3 with NaOH does not give us sharp end point because this reaction is somewhat reversible. अब इसमें शार्प एंड पॉइंट लाने के लिए इसमें हम लोग सिस डाइऑल ऐड करते हैं। सिस डाइऑल को जब तुम इसके साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके BOH4 माइनस के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा। और अगर तुम इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कम कर दे रहे हो तो इक्विलिब्रियम किधर भागेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग गया तो उसका एक शार्प एंड पॉइंट आ जाएगा। तो वी ऐड सिस डाइऑल इन द मिक्सचर टू ऑब्टेन शार्प एंड पॉइंट। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट बताओ भाई। H3BO3 एक तो तुम्हारा HBO2, H2B4O7 और B2O3 तीन प्रोडक्ट्स है। सबसे लास्ट में तो कौन आएगा? B2O3। इन दोनों में H/O सॉरी H/B 1:1, H/B 2:4। तो पहले कौन आएगा? HBO2, फिर कौन आएगा? H2B4O7 और लास्ट में क्या आएगा? H2BO3। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हीटिंग इफेक्ट पढ़ रखा है हम लोगों ने। कई बार टेम्परेचर्स पूछ देते हैं तो लिख दिया, नहीं फिर मैक्सिमम टाइम्स तुम्हारे टेम्परेचर्स नहीं पूछे जाते। फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट है, लेकिन तब भी एक बार टेम्परेचर्स ध्यान रखो। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बनेगा HBO2, 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो ये बन जाएगा, और बहुत ही स्ट्रांगली हीट कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? B2O3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट जो तुम्हारा आता है दैट इज, ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, H3BO3 प्लस C2H5OH। ठीक है, तो एक बार ये प्रॉपर्टी देख लो, होता क्या है देखो ध्यान से। मैं इसको H3BO3 के जब तुम C2H5 के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होगा? BOH OH OH, ठीक है, प्लस C2H5OH। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल जैसे मैंने दिखा रहा है, एक और लिख देता हूं C2H5OH, और यहां भी एक लिख देता हूं C2H5OH। ठीक है, तो ये H ये OH रिमूव, H2O गया, ये H ये OH गया, ये H ये OH गया। ठीक है, तो ये अगर रिमूव हो जाएगा तो देखो क्या बनेगा? BOC2H5 OC2H5 OC2H5 प्लस जो तुम्हारे 3 H2 बाहर निकले हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों? ध्यान दो, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ H3BO3। जल्दी होता क्या है कि अगर मैंने H3BO3 लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और इसमें मैं क्या डालता हूं? C2H5OH। ठीक है, और इसका जो पेस्ट बना इसको मैंने क्या किया? एक फ्लेम पे इन दोनों का, अब देखो इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी BOC2H5 होल थ्राइस। क्लियर है? इसको मैंने क्या किया? एक ग्लास के तुम्हारे, ठीक है, डंडे उसके ऊपर पेस्ट बना के रखा। ठीक है, पेस्ट ऑफ BOC2H5 होल थ्राइस। और इसको जब तुम फ्लेम में हीट करोगे, जो तुम्हारा फ्लेम है इट बर्न्स विद अ ग्रीन एज फ्लेम।
ये तुम्हारा किसके साथ बर्न करता है? बर्न्स विद अ ग्रीन एच फ्लेम। देखो फिर से ध्यान दो, मैंने H3BO3 प्लस C2H5OH किया तो इसने क्या बनाया? BOC2H5 फुल थ्राइस। ठीक है, BOC2H5 फुल थ्राइस। ये इसको मैंने क्या किया, एक तुम्हारे ग्लास का एक तुम्हारा डंडा लिया, उसके ऊपर पेस्ट बना के रख के फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया, तो फ्लेम का कलर क्या आ जाएगा? इट विल बर्न विद अ ग्रीन एच फ्लेम। ध्यान रखो, पूरा फ्लेम तुम्हारा ग्रीन नहीं हो जाएगा, सिर्फ उसके एज के होंगे ग्रीन होंगे। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर H3BO3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आता है, देखो इसका स्ट्रक्चर। तो H3BO3 अगर सिंगल मॉलिक्यूल लिया जाए तो देखो sp2 तो ये क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो sp2 और ये क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा देखो, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 है। अगर तुमसे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पूछ दी जाए, बताओ भाई, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन क्या है? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड्स। 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड्स तो क्या आएगा? sp3 नहीं, ध्यान दो, इसका बैक बॉन्डिंग हो रही है। एक लोन पेयर तुम्हारा बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है, तो इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन भी क्या आती है? sp2। ध्यान दो, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड्स थे, लेकिन 1 लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और बोरॉन दोनों की हाइब्रिडेशन क्या आती है इसमें? sp2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, ये तो सिंगल है। अब देखो सॉलिड फॉर्म में क्या शो करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर शो करेगा तो कई सारे H3BO3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे ये ठीक है, many number of H3BO3 molecules will be in contact with each other। तो H3BO3 सॉलिड का अगर तुमसे बोला जाए तो इट फॉर्म्स अ लॉन्ग स्ट्रक्चर ड्यू टू H बॉन्डिंग। ठीक है, पहला पॉइंट ही है। अब ध्यान दो, सेकंड पॉइंट ध्यान दो। सेकंड पॉइंट अगर तुमसे बोला जाए, पहली बात बताओ, एक H3BO3 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है? अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ H बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 1 H3BO3, बताओ भाई। तो देखो देखो इसको देखो ध्यान से, जैसे ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, 3 तो हाइड्रोजन से बनाएगा और 3 ऑक्सीजन से बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी किसी दूसरे का हाइड्रोजन को लिंक कर रखा होगा। आया समझ में? 3 तो अपना किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से, और 3 ही किसके साथ बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो एक H3BO3 टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 6। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, 1 H3BO3 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा? 6। और एक चीज ध्यान रखो, ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन वन प्लेन। ये सारे के सारे देखो, जितना भी स्ट्रक्चर दिख रहा है सारा का सारा एक ही प्लेन में, इस पेपर के प्लेन में। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अब ध्यान दो, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर ये बना इस पेज पे, एक स्ट्रक्चर इसके पीछे वाले पेज पे आएगा, कुछ और H3BO3, तो ये एक पेज, ये दूसरा पेज। इस पेज के H3BO3 के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा, इस पेज के H3BO3 के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, लेकिन इन दोनों पेजेस के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से होंगे? पहली बात, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होंगे, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम, इसलिए दोनों पेजेस आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं H3BO3 इज स्लिपरी इन नेचर। जो कैरम का पाउडर होता है, जो हम लोग कैरम खेलते हैं उसमें जो पाउडर यूज करते हैं, दैट इज H3BO3। ठीक है, फिर से ध्यान दो, तुमसे क्या बोला? ऑल H बॉन्ड्स जो ये बनेगा, ऑल 6 H बॉन्ड्स जो एक बनाएगा, आर इन वन प्लेन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा फोर्सेस इन वन लेयर कौन से होंगे? H बॉन्ड। फोर्सेस इन वन लेयर कौन से हैं? H बॉन्ड्स। फोर्सेस बिटवीन 2 लेयर्स, 2 लेयर्स के बीच में फोर्सेस कौन से हैं? वॉन डेर वाल्स फोर्सेस।
ठीक है, दो लेयर्स के बीच में फोर्सेस कौन से हैं? वॉन डेर वाल फोर्सेस। और वीक फोर्सेस होने की वजह से, एज दे आर वीक फोर्सेस, two layers can slide over each other. ठीक है, टू लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट इसका एक यूज आता है कि H3BO3 इज स्लिपरी इन नेचर। तो ठीक है, तुम्हारे फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ठीक है, एक तो ये यूज ध्यान रखना, और दूसरा एक यूज रखना, H3BO3 इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। दो इसके यूज पूछे जाते हैं, एक तो स्लिपरी इन नेचर और दूसरा इट इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। क्लियर है? कैरम का जो पाउडर है, जो कैरम खेलते हैं, वो H3BO3 होता है, बोरिक एसिड का भी देखना उस पर लिखा रहेगा। ठीक है, आया समझ में? क्यों H3BO3? बिकॉज इट इज स्लिपरी इन नेचर। क्यों स्लिपरी? क्योंकि दो लेयर्स के बीच में जो फोर्सेस है वो वॉन डेर वाल फोर्सेस, और वो वीक, एंड हेंस टू लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। एक H3BO3 कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स? 6। जितने भी H बॉन्ड्स बनेंगे इसके बीच में, एक वो क्या होंगे? सेम प्लेन में। तो एक लॉन्ग लेयर स्ट्रक्चर बनेगा एक पेज पे, तो एक पेज पे स्ट्रक्चर, ऐसे ही दूसरे पेज का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर। और दो पेजेस के बीच में कौन सा फोर्सेस? वॉन डेर वाल वीक है, तो दो पेजेस आपस को स्लाइड कर सकते हैं, और स्लाइड कर सकते हैं, हेंस क्या बोल देंगे कि दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। तो हेंस इट इज स्लिपरी इन नेचर एंड यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा बोरैक्स। नेक्स्ट जो तुम्हारा कंपाउंड है दैट इज बोरैक्स। Na2B4O7.10H2 इसका स्ट्रक्चर बनवाया था तुम्हारा 11th में। BO 4 तो BO बनाए, फिर किन्हीं भी दो BO को, चाहे इन दोनों को एक ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो, तो ये तुम्हारा Na2B4O7 बोरैक्स का स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से, जिन बोरॉन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। सॉरी, इस पे माइनस नहीं आएगा, यहां माइनस आएगा, -Na+। जिन बोरॉन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं उसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3। और जिन बोरॉन ने सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं उसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, तो ऑक्सीजन की बात की जाए तो देखो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर, तो क्या आना चाहिए? sp3। लेकिन फिर से वही बात, ये क्या होगा? एक लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन भी क्या आएगा? sp2। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, बोरॉन तुम्हारा sp3 प्लस sp2 दोनों में प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है? sp2 ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला लिखा जाता है, एक इस टाइप पे भी लिखा जाता है। देखो, Na2 2 Na, एक ये। फिर इसको ये अंदर वाला पार्ट देखो, इसमें 4 बोरॉन, 1 2 3 4 और 5 ऑक्सीजन आ रहा है, तो B4O5। फिर 4 OH, तो OH होल 4, इतना लिख लिया, और बचा हुआ .8H2O बाहर लिख दिया। क्लियर है? तो इट कैन, ये तुम्हारा 2 वे में लिखा जाता है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, एक इस टाइप में कि Na2B4O5, ये B4O5 अंदर वाला पार्ट, 4 OH और .8H2O। क्लियर है? इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन। चलो ध्यान दो, सबसे पहला फ्रॉम कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट क्या होता है? Ca2B6O11। ठीक है, एक और है Ca2B6O11। इसको हम लोग, इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? 2 Ca होते हैं और 3 B2O3 होते हैं। इनको जब ऐड करोगे, देखो Ca 2 आएंगे, B 6 आएंगे, और 2 + 9 O कितने आएंगे? 11 आएंगे, तब ये Ca2B6O11। एक्चुअल में क्या है? 2 Ca के मॉलिक्यूल्स है CaO, और 3 B2O3 के मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया? तो अब देखो, रिएक्शन बनाना सीखो। कोलोमेनाइट को मैंने Na2CO3 के साथ रिएक्ट करा। अब तुम्हें एक काम यहाँ पे करना है, Na2CO3 को Na2O + CO2 लिख लो। ध्यान दो, ये ट्रिक है, ऐसा नहीं कि ये डिकम्पोज हो जा रहा है, नहीं,
इसको मैंने ट्रिक के बेसिस बताया कि Na2CO3 को Na2O प्लस CO2 लिख लो, बाकी पूरी रिएक्शन अपने आप बनती चली जाएगी। देखो अब ध्यान से कैसे, Na2O प्लस CO2 में लिख लिया। अब देखो ये CaO जो है ये CO2 के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, CaCO3, और CaCO3 का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दूसरा ध्यान दो, बचा क्या है, Na2O और B2O3। तो Na2O प्लस B2O3 अगर तुम करोगे तो ये NaOH प्लस H3BO3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो देखो इसमें क्या बनेगा, दो बन सकते हैं। देखो बोरेट एक तो BO2 माइनस होता है, मेटाबोरेट आयन, एक B4O7 माइनस होता है, पायरोबोरेट आयन। ठीक है, बोरेट में दो टाइप के होते हैं, एक मेटाबोरेट, दूसरा पायरोबोरेट। तो जब NaOH को H3BO3 के साथ बनोगे तो या तो NaBO2 बन सकता है और Na2B4O7 बन सकता है। तो Na2O प्लस B2O3 किया तो दो बन गए, NaBO2 प्लस Na2B4O7। क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप है, पूरा रिएक्शन है ना, एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको समझना। सबसे पहले हमने CaO.2CO.3B2O3 को Na2CO3, ट्रिक हमारी क्या है, बस Na2CO3 को Na2O प्लस CO2 में लिख लिया। CaO प्लस CO2 ने क्या बनाया, CaCO3, और B2O3 प्लस Na2O करोगे तो NaOH और ये H3BO3, NaBO2 और Na2B4O7। नेक्स्ट ध्यान दो, अब इसको मैंने क्या किया, फिल्टर कर दिया। फिल्टर करोगे तो देखो फिल्ट्रेट में तुम्हारा NaBO2 प्लस Na2B4O7 आ जाएगा, कि ये दोनों तो सॉल्युबल है, और रेसिड्यू में तुम्हारा क्या आ जाएगा, CaCO3, बिकॉज CaCO3 वॉज इनसॉल्युबल। तुमने इसको फिल्टर किया, फिल्टर करने पे ये दोनों एक्वस में सॉल्युबल थे, तो ये क्या हो गया, फिल्ट्रेट में, और ये क्या आ गया, रेसिड्यू में। अब क्या करोगे, क्रिस्टलाइज करोगे। अब क्रिस्टलाइज करना क्या होता है, एक बार समझो जरा, कि जैसे अगर मान लो मैंने ले लिया कि मैंने एक पानी लिया और पानी में दो सॉल्ट्स डिसॉल्व कर रखे मैंने, सॉल्ट A एंड सॉल्ट B। ठीक है, ठीक है, टू सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्ट A एंड सॉल्ट B। अब इसमें मैं धीरे धीरे पानी को इवेपोरेट करता जा रहा हूं, या पानी का कंसेंट्रेशन कम करता जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दो। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक बार इसका मेथड समझ लो। एक पानी के सैंपल में दो सॉल्ट डिसॉल्व्ड है, सॉल्ट A एंड सॉल्ट B। पानी को मैं धीरे धीरे इवेपोरेट करूंगा, तो सबसे पहले बताओ इन दोनों में अगर मैं बोल रहा हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट A इज लेस देन सॉल्ट B, अगर मैंने बोला सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट A तुम्हारा सॉल्ट B से कम है, तो अगर मैं पानी उड़ाता जाऊंगा, पानी की कंसंट्रेशन कम करता जाऊंगा, तो ये बताओ कि पहले सॉलिड में कौन सा आएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम या जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो अगर मैं बोलूंगा तो इसमें पहले सॉलिड फॉर्म में कौन सा आएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, मतलब सॉल्ट है। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आया समझ में? एक सोल्यूशन लिया, उसमें पानी में दो सॉल्ट डिसॉल्व थे, सॉल्ट A प्लस सॉल्ट B, उसमें धीरे धीरे पानी कम करते जा रहे हो। पानी कम करते जाओगे तो पहले सॉलिड में कौन आएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जो पहले सॉलिड में आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्रिस्टलाइज किया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। मेटलर्जी में फिर से हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार इसको प्रोसेस ध्यान दो, क्योंकि यहां हमारा एक बार आ रखा है। क्या बोला गया कि दो सॉल्ट्स A प्लस B पानी में डिसॉल्व है, पानी कम किया तो salt which is less soluble will crystallize first। क्रिस्टलाइज फर्स्ट का मतलब है पहले सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान दो, अब वापस आओ यहां पे। NaBO2 प्लस Na2B4O7 है, दो सॉल्ट्स हैं। अब इनको क्रिस्टलाइज करोगे तो क्या होता है, Na2B4O7 किस में आ जाता है, सॉलिड में, और NaBO2 किस में रहता है, एक्वस में।
तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि Na2B4O7 सॉलिड में आ गया, मतलब मैं बोल सकता हूं सॉलिबिलिटी ऑफ Na2B4O7 इज लेस देन, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस एक ट्रिक ले लो पूरी रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहुंचते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तुमने क्या लिया? कोलोमेनाइट Na2CO3, Na2CO3 बस मैंने Na2 प्लस CO2 लिखा, CaO प्लस CO2 CaCO3, Na2O प्लस B2O3, ये फिल्टर किया तो फिल्टर में जो इनसॉल्युबल रेसिड्यू था वो बाहर आ गया, ये दोनों सॉल्ट्स बन गए एक्वस। अब मैंने क्या किया, इसको क्रिस्टलाइज किया, तो क्रिस्टलाइज किया तो पहले सॉलिड में कौन आएगा? Na2B4O7, तो इससे क्या पता चलता है कि Na2B4O7 इज लेस सॉल्युबल देन NaBO2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट सेकेंड प्रिपरेशन आती है, ठीक है, साथ में देखो Na2CO3 प्लस H3BO3 करो भाई, Na2O प्लस, या तो तुम क्या करो, Na2O Na प्लस CO3 2 माइनस H प्लस, ठीक है, और BO3 माइनस, तो क्या बनेगा? देखो एक तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, H प्लस और CO3 2 माइनस तो H2CO3 बना देगा, और Na प्लस और BO3 माइनस, फिर से वही बात, एक तो Na2B4O7 बनेगा प्लस Na, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, दो सॉल्ट्स बनेंगे, एक तो Na2B4O7 प्लस NaBO2, और H2CO3 कहीं भी बने तो किसको किस में तोड़ दोगे? H2O प्लस CO2। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी Na2B4O7 प्लस H2O बताए थे तुम्हें, Na प्लस B4O7 2 माइनस, तो NaH प्लस OH माइनस, एक तो NaOH बनाएगा प्लस इसका ऑक्सी एसिड H3BO3। आया समझ में? क्या बताया था, इसके दो बनते हैं, इसके चार्ज बैलेंस करेंगे तो ऐसे आता है, एक एसिड एक बेस। अभी एसिड नहीं डाला है, नहीं डालोगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मॉलिक्यूल साथ रिएक्ट कर गया, क्या बना देगा? NaBOH4 और प्लस दो तो ये बन जाएंगे, और दो जो H3, ये चार थे, चार में से दो रिएक्ट कर गया तो दो बच गए, तो ये क्या बन रहा है? एसिडिक बफर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ठीक है, तो फर्दर इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।